नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और अपनी पढ़ाई निरंतर कर रहे होंगे। दोस्तों, हम हिंदी साहित्य की महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी देख रहे हैं, जिसमें हमने हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य में आदिकाल, भक्ति काल और रीति काल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर देख लिए हैं, जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ऐसे प्रश्नों को मैं लेके आ रही हूँ। तो दोस्तों, आज हम पहुँच गए हैं आधुनिक काल में। तो मुझे बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि आधुनिक काल बहुत अच्छा काल है। इसमें बहुत चीज़ें हैं दोस्तों आधुनिक काल में। क्योंकि मैं आप लोगों को बता देती हूँ, हिंदी साहित्य में जो 4 काल पहले आरंभिक काल बताए हैं, आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल, इसमें से इतने प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं दोस्तों, जितने केवल आधुनिक काल से पूछे जाते हैं। आधुनिक काल से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों। आप देखेंगे विभिन्न परीक्षाओं में, और जिन साथियों ने 1-2 बार परीक्षा दे चुके हैं जो साथी लोग, वो तो जानते ही होंगे कि आधुनिक काल जो है, इसमें विभिन्न कितने भागों में इसको डिवाइड किया गया है। और आधुनिक काल से ही 50% प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों। आधुनिक काल से हम आगे को बढ़ते रहेंगे। काव्य खंड, गद्य खंड, इसके 2 भाग हैं, तो उसमें से बहुत से प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों। तो शुरू करते हैं आज हम आधुनिक काल से। और आधुनिक काल में भी भारतेंदु युग से हम प्रश्नोत्तर में लाई हूँ आज। भारतेंदु युग इसका पहला जो भाग है, कह सकते हैं हम आधुनिक काल का। और आधुनिक भारतेंदु युग दोस्तों भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के नाम पर पड़ा है, यह तो आप लोग जानते ही होंगे। और इनका समय लगभग 1850 ईस्वी से 1900 तक माना जाता है भारतेंदु युग का। और विभिन्न विद्वानों ने अलग अलग समय माना है भारतेंदु युग का। इससे संबंधित बातें भी हम प्रश्नोत्तर के माध्यम से करते रहेंगे। और मेरी कोशिश यही रहती है दोस्तों कि जो भी प्रश्नोत्तर मैं कराती हूँ, उसमें से जितने भी फैक्ट होते हैं या और जितनी भी चीज़ें होती हैं हमें जाननी चाहिए, जो मैं रिकॉल कर पाती हूँ, मैं पूरी कोशिश करती हूँ बताने की। और फिर भी आप लोग अपना फीडबैक ज़रूर दें दोस्तों कि और क्या सुधार करना चाहिए मुझे। तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं सुधार करूँ और बेहतर अपनी क्लास को बना सकूँ। तो शुरू करते हैं आज के प्रश्नोत्तर। पहला प्रश्न है, हिंदी पुनर्जागरण काल किसे कहा जाता है। क्या पूछा गया है दोस्तों? पुनर्जागरण काल पूछा गया है। ऑप्शन देखते हैं, छायावाद, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, प्रगतिवाद युग। तो किससे पूछा गया है दोस्तों? किसे कहा गया है पुनर्जागरण काल? यह कहा गया है भारतेंदु युग को। हिंदी में पुनर्जागरण काल भारतेंदु युग को कहा गया है। और इसके बाद एक युग और आता है द्विवेदी युग, उसे जागरण सुधार काल कहा गया है दोस्तों। तो ये पुनर्जागरण और जागरण सुधार काल किसने कहा? यह कहा है डॉक्टर नगेंद्र जी ने। डॉक्टर नगेंद्र जी ने भारतेंदु युग को पुनर्जागरण काल कहा। और जो हमारे द्विवेदी युग हैं, इसके बाद हम पढ़ेंगे 1900 से आगे को जो समय है, उसमें द्विवेदी युग का होता है, तो उन्हें जागरण सुधार काल कहा है डॉक्टर नगेंद्र जी ने दोस्तों। तो बढ़ते हैं आगे। दूसरा प्रश्न है, प्रश्न संख्या 2, गद्य रचना को एक कला के रूप में ग्रहण करने वाले और कलम की कारीगरी समझने वाले लेखक थे। तो कौन थे दोस्तों ऐसे लेखक? बालकृष्ण भट्ट, रामचंद्र शुक्ल, प्रताप नारायण मिश्र, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमघन। इनका नाम प्रेमघन है उपनाम, तो यह भी ध्यान देना हमें। तो कौन है दोस्तों ऐसे लेखक जो गद्य को एक कला के रूप में ग्रहण करते हैं और कलम की कारीगरी को समझते हैं? तो ऐसे लेखक हैं हमारे ऑप्शन डी, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमघन, ऐसे लेखक हैं। तो अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 3, भाषा संवर्धनी सभा के संस्थापक हैं। कौन सी सभा के दोस्तों? भाषा संवर्धनी सभा के संस्थापक कौन है? किसने इसकी स्थापना की थी? ऑप्शन देख लेते हैं, तोताराम या बाबू तोताराम भी कहा जाता है इन्हें, प्रेमचंद्र जी, महात्मा गांधी जी या भारतेंदु हरिश्चंद्र। किसने की थी भाषा संवर्धनी सभा की स्थापना? यह की थी ऑप्शन ए, बाबू तोताराम ने की थी भाषा संवर्धनी सभा की स्थापना। एक ऐसी ही संवर्धनी शब्द से एक सभा की स्थापना और है दोस्तों, वो किसने की थी वह भी देख लेते हैं, कविता संवर्धनी सभा। एक ये भाषा संवर्धनी है, तो इसमें सिर्फ कविता चेंज करेंगे, तो कविता संवर्धनी सभा की स्थापना किसने की थी दोस्तों? यह की थी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने।
1870 ईस्वी में, और वह की थी काशी में। कहाँ की थी दोस्तों? काशी में की थी। कविता संवर्धनी सभा की स्थापना भारतेंदु जी ने काशी में की थी, और भाषा संवर्धनी सभा की स्थापना अलीगढ़ में बाबू तोताराम जी ने की थी। यह भी हमें ध्यान देना है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 4। पंक्ति दी है, 8 मास बीते जजमान अब तो करो दक्षिणा दान। कितनी अच्छी पंक्ति है। 8 मास बीते जजमान अब तो करो दक्षिणा दान। किसकी पंक्ति है? ऑप्शन देख लेते हैं, प्रताप नारायण मिश्र, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, बालकृष्ण भट्ट, भारतेंदु हरिश्चंद्र। किसने कही थी दोस्तों ये पंक्ति? यह कही थी प्रताप नारायण मिश्र। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। अब ऐसा क्यों कहा था दोस्तों इन्होंने? ये एक ब्राह्मण नामक पत्रिका का संपादन करते थे। कौन? प्रताप नारायण मिश्र जी। ब्राह्मण नामक एक पत्रिका थी, तो उसका संपादन करते थे। तो क्या हुआ कि एक समय ऐसा आया कि पैसे नहीं थे इस पत्रिका को चलाने के लिए, तो इससे संबंधित जो लोग थे, इससे जुड़े हुए जो लोग थे, उनसे उन्होंने इस तरह की एक पंक्ति निकाली। पंक्ति कही उन्होंने कि 8 मास बीते जजमान अब तो करो दक्षिणा दान। तो ऐसे थे प्रताप नारायण जी, अपनी बातों को कितनी अच्छी तरह से वो व्यक्त कर रहे हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 5 है हमारा। वे पूर्वीपन की परवाह न करके अपने वैसवाड़े की ग्राम्य कहावतें और शब्द भी बेधड़क रख दिया करते थे। कथन किसने कहा है? शुक्ल जी ने कहा है दोस्तों। और किसके लिए कहा है? यह पूछा गया है कि किसके लिए कहा गया है। क्या कहा गया है? वे अपनी पूर्वीपन की परवाह न करके अपने वैसवाड़े की ग्राम्य कहावतें और शब्द भी बेधड़क रख दिया करते थे। अब इससे आपको काफ़ी प्रश्न इसी कोटेशन में बन जाते हैं दोस्तों कि किसकी भाषा में पूर्वीपन था और कौन अपने ग्राम की कहावतें कहा करते थे, है ना। कभी कभी ऐसा होता है दोस्तों कि प्रश्नों से या जो आचार्यों ने, विभिन्न आलोचकों ने जो कोटेशन कहे हैं उससे ही प्रश्न निकाल दिए जाते हैं और एग्जामिनर द्वारा हमारे सामने प्रस्तुत किए जाते हैं दोस्तों। तो इसमें हमें 2-3 प्रश्न मिल जाते हैं, यही जो कोटेशन इन्होंने कहा है शुक्ल जी ने। तो देख लेते हैं पहले किसके लिए कहा है। ऑप्शन है प्रेमघन जी, प्रताप नारायण मिश्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट। तो किसके लिए कहा है दोस्तों? यह कहा है प्रताप नारायण मिश्र। बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। शुक्ल जी ने यह उक्ति भारतेंदु मंडल के जो लेखक है प्रताप नारायण मिश्र, उनके बारे में लिखा है यह। ठीक है दोस्तों, कि वो तो ऐसा भी हो सकता है कि किसकी भाषा में पूर्वीपन था, तो किसकी था? प्रताप नारायण मिश्र की। कौन कहावतें कहते थे, अपने ग्राम की कहावतें कौन लेकर आते थे? प्रताप नारायण मिश्र लेकर आते थे। ऐसे भी प्रश्न बन सकते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 6 है, कौन कवि भारतेंदु युगीन है? तो दोस्तों यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। भारतेंदु युग के, द्विवेदी युग के, छायावाद युग के, छायावादोत्तर युग के जितने भी कवि हैं इनके आप नोट्स ज़रूर बनाएं दोस्तों, क्योंकि कोई भी परीक्षा ऐसी नहीं होती है जो इन मंडलों से कवियों के बारे में ना पूछा गया हो। विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं दोस्तों कि कौन से कवि इस मंडल के हैं, कौन से कवि इस मंडल के नहीं हैं। इससे संबंधित एक और शॉर्ट वीडियो मैं अपलोड कर चुकी हूँ, आप ज़रूर देखें दोस्तों। भारतेंदु मंडल के कवियों के बारे में, कौन कौन से भारतेंदु मंडल के कवि हैं। अभी ऐसा भी आता है कि भारतेंदु मंडल में कौन से ऐसे निबंधकार हैं, कौन से नहीं हैं, कौन से नाटककार हैं, कौन से नहीं हैं। इनसे संबंधित शॉर्ट वीडियो भी मैं ज़रूर डालूंगी, आप देखने की कोशिश कीजिएगा दोस्तों। तो पहले देख लेते हैं भारतेंदु युगीन कवि कौन हैं, कौन नहीं हैं। इसमें पूछा गया है कौन हैं, तो इसमें से एक ही होंगे हमारे जो भारतेंदु मंडल के कवि होंगे। ऑप्शन देख लेते हैं, सोहनलाल द्विवेदी इनका नाम होगा पूरा, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, माखनलाल चतुर्वेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो कौन से हैं दोस्तों इसमें से? आप समझ रहे होंगे कि ऑप्शन बी जो है हमारे बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, क्योंकि अभी तक जितने भी प्रश्न हुए सभी प्रश्नों में अमूमन इनका नाम था, तो ऐसे भी आप थोड़ा अपना आइडिया लगा सकते हैं। तो जो प्रेमघन जी हैं दोस्तों ये भारतेंदु युग के हैं, बाकी जो 3 हैं ये भारतेंदु युग के कवि नहीं हैं दोस्तों। भारतेंदु युगीन और कौन कौन से कवियों के बारे में पूछा जाता है, जैसे एक तो बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन हो गए, दूसरे प्रताप नारायण मिश्र,
ठाकुर जगमोहन सिंह, अंबिका दत्त व्यास, ये भारतेंदु मंडल के कवि हैं दोस्तों, जिनके बारे में पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 7 है हमारा, ठाकुर जगमोहन कवि हैं उनकी रचना कौन सी नहीं है। 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें से हमें बताना है कि ठाकुर जगमोहन सिंह की रचना कौन सी नहीं है। ऑप्शन देख लेते हैं। प्रेम प्रलाप, श्यामालता होगा दोस्तों ये, प्रेम संपत्ति लता, श्यामा सरोजनी। तो कौन सी रचना इनकी नहीं है? तो जो ऑप्शन ए है प्रेम प्रलाप, यह इनकी रचना नहीं है। बाकी श्यामलता, प्रेम संपत्ति लता और श्यामा सरोजनी ठाकुर जगमोहन सिंह की रचना है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। और जो दोस्तों ये प्रेम प्रलाप रचना है, यह भारतेंदु हरिश्चंद्र की है, यह भी ध्यान रखना है। प्रेम नाम से उनकी काफ़ी रचनाएं मिलती हैं, आगे हम उन पर बात करेंगे। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 8 है, बिहारी बिहार ग्रंथ किसका है? तो जो बिहारी बिहार रचना है यह किसकी है, यह पूछा गया है। ऑप्शन देख लेते हैं। बिहारी लाल की, अंबिका दत्त व्यास, राधाचरण गोस्वामी, काशीनाथ खत्री। किसका है दोस्तों बिहारी बिहार? यह है ऑप्शन बी, अंबिका दत्त व्यास जी की है यह रचना बिहारी बिहार। और इन्होंने दोस्तों यह जो बिहारी बिहार लिखा है, यह बिहारी सतसई जो रचना है उसकी टीका इन्होंने लिखी है इसमें, तो इसीलिए बिहारी बिहार इसका नाम इन्होंने रखा है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 9, भारतेंदु मंडल के कवि नहीं हैं। देखिए दोस्तों, इतनी बार ये प्रश्न पूछे हैं, जब मैं ये प्रश्न छांट रही थी तो मेरे को कम से कम 5 या 10 बार ये प्रश्न देखे जिसमें लिखा था कि भारतेंदु मंडल के कवि कौन हैं या भारतेंदु मंडल के कवि कौन नहीं हैं। तो ये बिल्कुल हमें याद रखने हैं कि कौन है कौन नहीं है, कौन कौन से आते हैं भारतेंदु मंडल में। देख लेते हैं पहले ऑप्शन। पहले हरिऔध जी हैं, दूसरे हैं प्रेमघन, तीसरे हैं प्रताप नारायण मिश्र और चौथे हैं अंबिका दत्त व्यास। तो कौन से नहीं है दोस्तों? ऑप्शन ए, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध इनका नाम है दोस्तों, हरिऔध इनकी उपाधि है या उपनाम है इनका, अयोध्या सिंह उपाध्याय इनका नाम है। दूसरा बद्रीनारायण चौधरी, मैंने इनका नाम बता दिया है आपको, पूरा नाम बद्रीनारायण चौधरी है और प्रेमघन उपनाम है। तो हरिऔध जी नहीं हैं भारतेंदु मंडल के, क्योंकि ये द्विवेदी युग के कवि हैं। और जो प्रेमघन जी हैं, प्रताप नारायण मिश्र हैं, अंबिका दत्त व्यास हैं, ये भारतेंदु मंडल के प्रमुख कवियों में आते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 10 है, साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है। यह परिभाषा किसने दी है? कोटेशन दिया है एक, साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है, यह परिभाषा किसकी है? ऑप्शन देखते हैं। बालकृष्ण भट्ट, दूसरा है हजारी प्रसाद द्विवेदी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी। किसने कहा है दोस्तों यह कहा है बालकृष्ण भट्ट जी ने। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। जो बालकृष्ण भट्ट जी हैं दोस्तों, ये हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध निबंधकारों में आते हैं। तो मैंने बोला था अभी कि कौन से कवि भारतेंदु मंडल में निबंधकार हैं, कौन से नहीं हैं, इससे संबंधित प्रश्न भी बनते हैं। तो एक तो बालकृष्ण भट्ट हमें याद रखने हैं कि प्रसिद्ध निबंधकार हैं ये भारतेंदु मंडल के। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनके निबंधों को देखकर इन्हें स्टील कहा दोस्तों। क्या कहा? हिंदी साहित्य का स्टील। तो इनके कुछ निबंध हैं, जैसे चंद्रोदय है, शब्द की आकर्षण शक्ति है, कल्पना है, मेला ठेला, बाल विवाह, एक अनोखा स्वप्न, प्रतिभा, आत्मगौरव, रुचि और आशा बालकृष्ण भट्ट के प्रमुख निबंध हैं दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 11 है, भारत भारती रचना है। यह भारत भारती की रचना किसने की? बहुत महत्वपूर्ण रचना है यह। ऑप्शन देख लेते हैं। प्रताप नारायण मिश्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र, मैथिली शरण गुप्त या माखनलाल चतुर्वेदी। किसकी है दोस्तों भारत भारती रचना? उम्मीद है आप जानते होंगे कि यह रचना है मैथिली शरण गुप्त जी की। और मैथिली शरण गुप्त द्विवेदी युग के कवि हैं, आगे हम इनके बारे में पढ़ेंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 12, हिंदी साहित्य के पितामह के रूप में जाने जाते हैं। तो दोस्तों हिंदी साहित्य में किसे पितामह कहा जाता है? हिंदी साहित्य का पितामह। ऑप्शन देखते हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी, दिनकर जी, भारतेंदु हरिश्चंद्र या मैथिली शरण
गुप्त किसे कहा जाता है दोस्तों? हिंदी साहित्य का पितामह यह कहा जाता है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को। और जो मैथिली शरण गुप्त हैं दोस्तों, इसमें इन्होंने स्वयं को कुटुंबी कवि मात्र कहा है। और रामधारी सिंह दिनकर जो यहाँ पे दिए हैं, रामधारी सिंह दिनकर, इन्हें समय का सूर्य अधैर्य का कवि भी कहा जाता है। यह भी हमें ध्यान देना है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 13 है, भारतेंदु की कृति नहीं है। और बहुत बार पूछा जाता है दोस्तों भारतेंदु हरिश्चंद्र की कृतियों के बारे में, रचनाओं के बारे में। इन्होंने कम से कम 70 रचनाएं लिखी हैं दोस्तों, लेकिन हमें सभी याद नहीं रखने हैं, कुछ महत्वपूर्ण होती हैं। जैसे मैंने बोला था कि प्रेम शब्द से इन्होंने बहुत सी रचनाएं की हैं, तो देखो उन्हीं को उठा लिया जाता है। ऐसा ही हर एग्जामिनर ऐसे ही करते हैं दोस्तों, जो कुछ यूनिक रचनाएं होती हैं या जिसमें हमें कन्फ्यूजन हो सकता है, ऐसी रचनाओं को वो उठाते हैं और कन्फ्यूजन होना वहाँ पे स्वाभाविक हो जाता है। इसलिए हमें क्लियर रखना चाहिए कि कौन सी है कौन सी नहीं है, इस तरह। तो देख लेते हैं। ऑप्शन है प्रेम फुलवारी, प्रेम सरोवर, प्रेम पुष्पावली और प्रेम मालिका। अब प्रेम प्रेम सब में लगा है, तो हमें देखना है कि कौन सी नहीं है। तो ऑप्शन सी जो है प्रेम पुष्पावली, यह भारतेंदु की रचना नहीं है, जबकि यह इन्हीं के मंडल के कवि हैं प्रताप नारायण मिश्र, उनकी रचना है प्रेम पुष्पावली। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 14 है। ये पंक्ति दी गई है एक, निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल। यह पंक्ति किसकी है ऐसा पूछा गया है। पंक्ति यह एक दोहा है दोस्तों, जिसे मैं पूरा पढ़ लेती हूँ। निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल, बिनु निज भाषा ज्ञान के मिटत न हिय को सूल। अपनी भाषा के बारे में यह कहा गया है। तो किसने कहा है यह पूछा गया है। ऑप्शन है राधा कृष्ण, राधा कृष्ण गोस्वामी होगा इनका नाम पूरा, या राधा कृष्ण दास भी हो सकते, हाँ राधा कृष्ण दास भी हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र, फेंड्रिक पिनकार्ड हैं ये, और ये कार्तिक प्रसाद खत्री। तो किसका है ये दोहा? यह प्रसिद्ध दोहा है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का। हिंदी में आधुनिकता और पुनर्जागरण का प्रवर्तक या पितामह भी इन्हीं को कहा जाता है। यह भी हम देख चुके हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र। और जो ये भारतेंदु है दोस्तों, यह इनकी उपाधि है। इनका नाम तो हरिश्चंद्र था। इनको भारत का इंदु, भारत का चंद्रमा, ऐसा इनको उपाधि दी गई जनमानस के द्वारा। और बहुत अच्छी अच्छी रचनाएं इन्होंने की हैं दोस्तों, और समाज के प्रति जितने भी और राष्ट्र के प्रति इन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें कही हैं, और बहुत अच्छी कविताएं दोहे इनके मिलते हैं। तो आगे हम पढ़ते रहेंगे उनको। प्रश्न संख्या 15 देखते हैं। यहाँ आँख बड़ी बला है, यहाँ आँख बड़ी बला है, इसका आना जाना उठना बैठना सब बुरा है। यह कथन किसका है? कितनी अच्छी बात कही है दोस्तों। तो किसने कहा है ये देख लेते हैं। ऑप्शन है लाला श्रीनिवास दास, प्रताप नारायण मिश्र, बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन, बालकृष्ण भट्ट। किसने कहा है दोस्तों ये? तो यह कथन है ऑप्शन बी, बालकृष्ण भट्ट जी ने कहा है कि यह आँख बड़ी बला है, इसका आना जाना उठना बैठना सब बुरा है। तो बालकृष्ण भट्ट जी बहुत अच्छे निबंधकार भी हैं, हम पढ़ चुके हैं इनके बारे में। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 16 है। हिंदी हिंदू हिंदुस्तान प्रसिद्ध नारा किसने दिया है दोस्तों? बहुत अच्छा नारा है, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान। किसका है यह नारा? सरदार पूर्ण सिंह, बाल मुकुंद गुप्त, प्रताप नारायण मिश्र, माधव प्रसाद। तो किसने दिया है दोस्तों ये? यह है प्रताप नारायण मिश्र जी ने यह नारा दिया है, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान। और प्रताप नारायण मिश्र दोस्तों बहुत प्रसिद्ध रचनाकार रहे हैं भारतेंदु जी के। इनकी कुछ रचनाएं देख लेते हैं, जैसे हैं प्रेम पुष्पावली, अभी थोड़ी देर पहले हम देख चुके हैं प्रेम पुष्पावली, और मन की लहर, लोकोक्ति शतक, हर गंगा, तृप्यताम, श्रृंगार विलास। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं प्रताप नारायण मिश्र जी की। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 17 है। भारतेंदु के हिंदी योगदान का स्वरूप क्या है? जो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं, जिनके नाम पर पूरा युग ही पड़ा, एक भारतेंदु युग, तो क्या योगदान इनका ऐसा रहा कि इनके नाम पर एक युग ही बन गया? तो यह देखना है हमें कि क्या क्या योगदान है इनका। देख लेते हैं। स्वयं की रचनाएं, इन्होंने जो रचनाएं की, क्या वो इनका योगदान है?
समाचार पत्र निकाले इन्होंने, भारतेंदु मंडल का गठन किया, या सभी? क्या है इनकी योग्यताएं जो इनके नाम पर ही भारतेंदु युग पड़ गया? तो ये सभी योग्यताएं हैं दोस्तों। इन्होंने स्वयं की रचनाएं लिखकर, इनकी ऐसी रचनाएं हैं जो 70 रचनाएं मैंने कही बहुत महत्वपूर्ण हैं, और उसके बाद भी इन्होंने बहुत सी रचनाएं और की, तो उपलब्ध 70 होते हैं। और समाचार पत्र, 3 महत्वपूर्ण समाचार पत्र इन्होंने निकाले हैं दोस्तों। आगे मैंने उससे संबंधित प्रश्न रखे हैं। और भारतेंदु मंडल का गठन तो इन्होंने किया ही, आप लोग जानते हैं। तो ये सभी साधन हैं, इसके माध्यम से ये क्या हो गए दोस्तों, हिंदी साहित्य में इनका इतना महत्वपूर्ण योगदान रहा है। और जो शुक्ल जी हैं दोस्तों, इन्होंने इस जो भारतेंदु युग है इसे नई धारा प्रथम उत्थान भी कहा है, और शुक्ल जी ने इसका समय 1868 ईस्वी से 1893 ईस्वी माना है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 18 है हमारा। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन उर्दू में किस नाम से लिखते थे? ठीक है दोस्तों, किस नाम से लिखते थे बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन उर्दू में? किस में? उर्दू भाषा में। हिंदी भाषा में तो बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन नाम से लिखते थे, तो उर्दू में किस नाम से लिखते थे? रसा नाम से, नियाज नाम से, अब्र नाम से, या आफताब नाम से? किस नाम से लिखते थे दोस्तों? यह लिखते थे अब्र नाम से। बद्री नारायण चौधरी जी का उपनाम भी पूछा जाता है कि प्रेमघन जी का एक और उपनाम क्या है, तो यह है अब्र, जिसे उर्दू भाषा में लिखा करते थे। और जो ये रसा नाम है दोस्तों, रसा, यह उपनाम भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का है, और ये रसा उपनाम से उर्दू में रचनाएं करते थे भारतेंदु जी। यह भी हमें ध्यान देना है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 19 है। भारतेंदु युग के कवियों ने अधिकांश किस भाषा में कविता की? अब देखना है कि अधिकांशतः किस भाषा में। अभी हम देख रहे थे कि उर्दू भाषा में की, लेकिन अधिकांशतः पूछा गया है, तो उर्दू हमारा आंसर नहीं होगा सही। तो देखते हैं, ऑप्शन दिए हैं अवधी, खड़ी बोली, ब्रज भाषा या उर्दू। किस में की दोस्तों? अधिकांशतः इन्होंने की है ब्रज भाषा में। भारतेंदु जी और उनके मंडल के जितने भी कवि थे, उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा ब्रज भाषा में रचनाएं की हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 20 है हमारा। भारतेंदु युग के साहित्यकार नहीं हैं। क्या पूछा है दोस्तों? फिर से कम मैंने ही खुद यहाँ पे 3 प्रश्न ले लिए हैं, क्योंकि इतनी बार ये प्रश्न पूछे गए हैं कि कौन है कौन नहीं है, इसलिए। और ये बहुत ज़रूरी है दोस्तों कि हम इनको बिल्कुल रट लें कि भारतेंदु मंडल के कौन से कवि हैं। तो हमें देखना है कि कौन से नहीं हैं अभी। तो ऑप्शन है हमारे प्रेमघन जी, प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट और ठाकुर जगमोहन। शायद यहाँ पे कुछ मिस कर रहे हैं हम, क्योंकि जितने भी कवि मैंने लिखे हैं यहाँ पे, ये सभी भारतेंदु मंडल के हैं। यहाँ पे कुछ और होना चाहिए था, प्रेमघन की जगह पे प्रेमचंद्र होना चाहिए था, प्रेमचंद्र। एक ऑप्शन और दे देती हूँ मैं, ऑप्शन ई। तो जो प्रेमचंद्र हैं वो नहीं होंगे इस युग के, और जो बाकी प्रेमघन जी हैं, प्रताप नारायण मिश्र हैं, बालकृष्ण भट्ट हैं और ठाकुर जगमोहन सिंह हैं, वो भारतेंदु मंडल के कवियों में आते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 21 है हमारा। सबसे कम आयु के साहित्यकार कौन हैं? तो इनमें हमें देखना है सबसे कम आयु के साहित्यकार कौन हैं। ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, दूसरे हैं मुक्तिबोध, प्रेमघन और भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो कौन है दोस्तों सबसे कम आयु के साहित्यकार? ये हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी, और इन्होंने सबसे कम आयु में सबसे अधिक रचनाएं लिखी हैं, ऐसा मुझे लगता है दोस्तों, क्योंकि कोई 100 साल भी जीता ना दोस्तों तो इतनी रचनाएं नहीं लिख सकता जितना भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने लिखी हैं। तो इनकी सबसे कम आयु रही है। समय भी देख लेते हैं हम। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का समय है 1850 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था, और 1885 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी दोस्तों। केवल 35 वर्ष ही ये जिए दोस्तों, और देखिए आप 35 वर्ष में कितनी रचनाएं इन्होंने की, कितनी ख्याति प्राप्त की, और बहुत अच्छे पद पे भी ये रहे दोस्तों। बहुत सी पत्रिकाएं इन्होंने निकाली, बहुत सी सभाओं की स्थापना की, और बहुत सी रचनाओं को इन्होंने रचा दोस्तों। और ऐसा भी कहा जाता है दोस्तों कि ये पारिवारिक रूप से बहुत सक्षम थे, मतलब फाइनेंशियली इनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन इनके जितने भी इन्होंने अपना धन दौलत जितना भी था वो समाज सेवा में ही लौटा दिया दोस्तों। इन्होंने इतने कार्य किए कि अपना जितना भी पैसा इनका था वो पानी की तरह बहा दिया अच्छे कार्यों के लिए। ऐसे भी लोग होते हैं दोस्तों जो इतनी कम उम्र में इतनी चीज़ें कर लेते हैं। और हमारे जयशंकर प्रसाद जी हैं, इनका समय है 1889 ईस्वी से
1937 ईस्वी, 48 वर्ष ये भी जिए थे। और जो गजानन माधव मुक्तिबोध जी हैं हमारे, ये भी प्रमुख कवि हैं, अभी हम आगे पढ़ेंगे इनको। तो इनका समय है 1917 से 1964, 47 वर्ष ये भी जिए। और जो हमारे प्रेमघन्य है, प्रेमचंद्र होना था ये, प्रेमचंद्र जी हैं, प्रेमचंद जी आप जानते होंगे, प्रमुख उपन्यासकार। इनका समय है 1880 से 1836 ईस्वी, और 56 वर्ष भी ये जिए थे दोस्तों। तो इनका समय भी हमने देख लिया है। तो भारतेंदु जी सबसे कम उम्र के साहित्यकार रहे हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 22 है हमारा। भारतेंदु की रचना, कौन सी ऐसी रचना है भारतेंदु जी की जो पयार छंद में लिखी गई है? किस छंद में दोस्तों? पयार एक छंद है, इसमें कौन सी रचना रची गई है, यह पूछा गया है। ऑप्शन देख लेते हैं, वर्षा विनोद, प्रात समीरण, बंदर सभा, प्रेम सरोवर। तो कौन सी लिखी गई है पयार छंद में? तो यह लिखी गई है ऑप्शन बी, प्रात समीरण जो है यह पयार छंद में लिखी गई है। और जबकि जो ये बंदर सभा है दोस्तों, ये पैरोड़ी छंद शैली में लिखी गई है। किस में लिखी है? पैरोड़ी शैली में। एक बार पूछा गया था बंदर सभा किस शैली में लिखी गई है, तो पैरोड़ी शैली में। और जो वर्षा विनोद है ये लावणी छंद में लिखा गया है दोस्तों। तो मैंने ऐसे याद किया था कि वर्षा होती है तो उसका पानी कैसे होता है? नमक जैसा होता है ना, लवण जैसा। तो ऐसे भी हम याद कर सकते हैं कि लावणी छंद में लिखा गया है वर्षा विनोद। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 23 हमारा। एक पंक्ति दी है, कथन क्या दिया है? जो हो मैंने कई बेर परिश्रम किया कि खड़ी बोली में कुछ कविता बनाऊं, पर वह मेरे चित्तानुसार नहीं। यह कथन किसका है? क्या कहा जा रहा है कि मैंने बहुत कोशिश की कि मैं खड़ी बोली में कुछ रचनाएं रचूं, लेकिन यह मेरे स्वभाव के अनुसार नहीं था। ऐसा कौन कह रहा है? ऑप्शन देखते हैं, अयोध्या सिंह उपाध्याय रिऔध, महावीर प्रसाद द्विवेदी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, या जगन्नाथ दास रत्नाकर। जगन्नाथ दास हैं जो दोस्तों, इनका उपनाम है रत्नाकर, ये भी हमें ध्यान देना है। तो यह कोटेशन किसने कहा है, पहले यह देख लेते हैं हम। तो यह किसने कहा है? यह कहा है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने। ठीक है दोस्तों, क्योंकि आधुनिक काल का जो दौर था उसके बाद से खड़ी बोली का प्रचार प्रसार होने लगा, तो उसी की सफाई में भारतेंदु जी कह रहे हैं। क्योंकि अभी अभी हमने बात की कि भारतेंदु जी और इस मंडल के जितने भी कवि थे उन्होंने ब्रज भाषा में रचनाएं की, तो उसी की सफाई देते हुए कह रहे हैं भारतेंदु जी कि मैंने बहुत बार परिश्रम किया कि मैं खड़ी बोली में रचनाएं रचूं, खड़ी बोली अर्थात हिंदी में रचनाएं रचूं, लेकिन वो मेरे स्वभाव के अनुकूल नहीं रहा। तो ऐसा कहते हैं भारतेंदु जी। और उसी के संबंध में अभी हमने एक और कोटेशन पढ़ा था कि निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल। वो कहते हैं कि जो अपनी भाषा है, निज भाषा जो है, अपनी जो भाषा है उसी में सब कुछ है, ऐसा भी वो बोलते हैं दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 24 है हमारा। भारतेंदु द्वारा संपादित पत्रिका है, तो कौन सी है भारतेंदु जी द्वारा संपादित पत्रिका? तो देख लेते हैं, बाला बोधिनी, बाल विनोद, बल प्रबोध, बाल प्रबोध हो गए, बाला प्रबोधिनी। कौन सी है दोस्तों? यह है बाला बोधिनी। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। भारतेंदु जी ने बाला बोधिनी नामक पत्रिका निकाली थी, और इन्होंने प्रमुख 3 पत्रिकाएं निकाली थी दोस्तों जो बहुत महत्वपूर्ण हैं, जिसमें पहला है कवि वचन सुधा, जो 1868 ईस्वी में निकाली थी दोस्तों। इन्होंने एक 1868 ईस्वी में कवि वचन सुधा निकाली थी। और दूसरी निकाली थी 1873 ईस्वी में, उसका नाम था हरिश्चंद्र मैगजीन। ठीक है दोस्तों, 1873 ईस्वी में निकाली थी। और जो तीसरी निकाली थी 1874 ईस्वी में, बाला बोधिनी, जिसे हम अभी पढ़ रहे थे, और ये महिला शिक्षा से संबंधित थी बाला बोधिनी। यह भी ध्यान देना है हमें, कभी कभी पूछा जाता है महिलाओं से संबंधित पत्रिका जो भारतेंदु जी ने संपादित की थी कौन सी थी? वह थी बाला बोधिनी। ठीक है दोस्तों, तो 3 पत्रिकाएं इनकी प्रमुख जो मैंने बता दी हैं आपको, और इससे संबंधित शॉर्ट वीडियो भी मैं अपलोड कर चुकी हूँ, आप उसमें भी देख सकते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 25। 1873 ईस्वी में 1873, एक मिनट दोस्तों, थोड़ा इंतज़ार करेंगे आप, हमारी क्लास, माफ़ी चाहती हूँ दोस्तों, थोड़ी हमारी स्लाइड हट गई थी,
तो देखते हैं 25वां प्रश्न जो है, 1873 ईस्वी में हरिश्चंद्र मैगजीन की स्थापना किसने की? तो अभी अभी हम बात कर चुके हैं इस पे। हरिश्चंद्र मैगजीन, ये भारतेंदु जी की पत्रिका है हरिश्चंद्र मैगजीन। 1873 ईस्वी में इन्होंने इसकी स्थापना की थी या संपादित किया था इस पत्रिका को। ठीक है दोस्तों। और जो ये हरिश्चंद्र मैगजीन है दोस्तों, इसका नाम पहले हरिश्चंद्र चंद्रिका था। सॉरी, पहले हरिश्चंद्र मैगजीन था, उसके बाद क्या रख दिया गया, हरिश्चंद्र चंद्रिका इसका नाम रख दिया गया दोस्तों। और जो कवि वचन सुधा है 1868 ईस्वी में इन्होंने निकाली थी और 1874 में इन्होंने बाला बोधनी का संपादन किया था दोस्तों। और जो कवि वचन सुधा है दोस्तों, इनकी 3 पत्रिकाओं के बारे में बताया मैंने कि पहला जो कवि वचन सुधा है वह मासिक पत्रिका भी थी, पाक्षिक पत्रिका भी थी और साप्ताहिक पत्रिका भी थी, यह भी हमें ध्यान देना है। और जो हरिश्चंद्र मैगजीन और बाला बोधनी है, यह मासिक पत्रिकाएं थी दोस्तों, दोनों के दोनों। तो तीनों जो पत्रिकाएं थी वो हरिश्चंद्र जी द्वारा काशी बनारस से निकाली जाती थी, यह भी हमें ध्यान देना है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 26 है दोस्तों, भारतेंदु का खड़ी बोली में रचित रचना है। अभी हम बात कर चुके हैं कि भारतेंदु जी ने सभी रचनाएं ब्रज भाषा में लिखी हैं या अधिकांश रचनाएं ब्रज भाषा में लिखी हैं। तो पूछा गया है कि उनकी खड़ी बोली में रचित रचना कौन सी है। ऑप्शन है प्रेम तरंग, प्रेम माधुरी, प्रेम सरोवर, फूलों का गुच्छा। तो जो फूलों का गुच्छा ऑप्शन डी है, यह खड़ी बोली में लिखी गई है। और एक और रचना मिलती है दोस्तों इनकी खड़ी बोली में, दशरथ विलाप। इनकी एक और रचना है दशरथ विलाप, वह भी खड़ी बोली में रची गई है। तो हमें यही ध्यान देना है। और ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों जो थोड़ी सी हटके होती हैं, जैसे इनकी इतनी सारी रचनाएं हैं तो सभी ब्रज भाषा में हैं, 1-2 रचना खड़ी बोली में है तो वो पूछी गई हैं। ये ऐसी रचनाओं को हमें ध्यान रखना होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 27 है, भारतेंदु युग के नाटककार हैं। तो देखिए यहाँ पे पूछे गए हैं नाटककार के बारे में। तो ऑप्शन देखते हैं, श्रीनिवास दास, जयशंकर प्रसाद, हरिकृष्ण प्रेमी या वृंदावन लाल वर्मा। तो कौन है दोस्तों भारतेंदु युग के प्रमुख नाटककार? यह है ऑप्शन ए, लाला श्रीनिवास दास जी जो हैं ये भारतेंदु युग के नाटककार हैं। और भारतेंदु युग के प्रमुख नाटककारों में और भी हैं, जैसे राधा कृष्ण दास हैं, राधाचरण गोस्वामी, स्वयं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने बहुत से नाटक लिखे हैं। और किशोरी लाल गोस्वामी हैं, बालकृष्ण भट्ट, अंबिका दत्त व्यास, देवकी नंदन खत्री, काशीनाथ खत्री, ये प्रमुख नाटककार हैं भारतेंदु युग के। और जो हरिकृष्ण प्रेमी हैं और जयशंकर प्रसाद हैं, ये प्रसाद युग के नाटककार हैं। ये 2 हरिकृष्ण प्रेमी और जयशंकर प्रसाद, ये प्रसाद युग के नाटककार हैं। और जो यहाँ पे वृंदावन लाल वर्मा जी दिए गए हैं, ये द्विवेदी युग के नाटककार हैं दोस्तों, यह भी हमें ध्यान देना है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 28 है, समस्या पूर्ति किस युग की विशेषता है दोस्तों? प्रमुख विशेषता है समस्या पूर्ति, किस युग की विशेषता है? द्विवेदी युग की, भारतेंदु युग की, प्रगतिवाद की या प्रयोगवाद की? तो किस युग की है दोस्तों यह है भारतेंदु युग की। और समस्या पूर्ति से संबंधित भी कुछ रचनाएं हैं जिनको मैं शॉर्ट वीडियो में डालने की कोशिश करूंगी, आप जरूर देखें दोस्तों। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 29, नव जागरण का अग्रदूत किस लेखक को कहा जाता है? क्या पूछा गया है दोस्तों? अभी अभी हमने पढ़ा कि नव जागरण काल किसे कहा जाता है, यह भी भारतेंदु युग को कहा जाता है। और दोस्तों नव जागरण काल किसने कहा, प्रथम उत्थान किसने कहा, पुनर्जागरण किसने कहा, इससे संबंधित वीडियो भी मैं अपलोड कर चुकी हूँ, शॉर्ट वीडियो, आप जरूर देखें दोस्तों। तो पूछा गया है नव जागरण का अग्रदूत, क्या पूछा गया है, नव जागरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है, किस लेखक को कहा जाता है? शिव प्रसाद जी को, भारतेंदु जी को, महावीर प्रसाद को या मैथिली शरण गुप्त को? किसको कहा जाता है दोस्तों? यह कहा जाता है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को। नव जागरण भारतेंदु युग को कहा जाता है, तो ऐसे भी हम थोड़ा अंदाजा लगा सकते हैं किसे कहा जाता होगा। तो भारतेंदु जी को कहा जाता है। इन्हें हिंदी साहित्य में आधुनिक काल का पिता भी कहा जाता है, पुनर्जागरण का पितामह हमने अभी पढ़ा था, पितामह भी कहा जाता है और अग्रदूत भी कहा जाता है। तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 30 है, भारतेंदु युग के कौन कवि पुष्टि मार्ग में दीक्षित हुए थे? ठीक है दोस्तों, किसमें? पुष्टि मार्ग में। हमने देखा था कि भक्ति काल में जो कृष्ण काव्य है उसमें वल्लभा जी द्वारा, जो वल्लभाचार्य जी आचार्य हुए हैं, उनके द्वारा पुष्टि मार्ग की स्थापना की गई थी, जिसमें सूरदास जी भी दीक्षित हुए थे।
तो यहाँ पे पूछा गया है भारतेंदु युग के, जो आधुनिक काल में भारतेंदु युग है, इसके कौन से ऐसे कवि हैं जो पुष्टि मार्ग में दीक्षित हुए हैं। तो कौन है? ऑप्शन है भारतेंदु, प्रताप नारायण मिश्र, प्रेमघंजी या बालकृष्ण भट्ट। कौन हुए थे दोस्तों? तो स्वयं भारतेंदु जो हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी, ये पुष्टि मार्ग में दीक्षित हुए थे दोस्तों। और हिंदी साहित्य के आधुनिक काल के प्रथम चरण में क्या है, भारतेंदु युग के अन्य विषयों के साथ साथ परंपरागत भक्ति काव्य के विशेष रूप से कृष्ण भक्ति काव्य की रचना हुई है। ठीक है दोस्तों, आप देखोगे कि भारतेंदु युग में बहुत से कवियों ने कृष्ण काव्य से संबंधित रचनाएं भी की हैं। और जो युग प्रवर्तक हमारे भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं, वो स्वयं पुष्टि मार्ग में दीक्षित हुए थे। और यह वल्लभ संप्रदाय से संबंधित है पुष्टि मार्ग, आप जानते ही हैं, वल्लभाचार्य जी ने इसकी स्थापना की थी। तो यह महत्वपूर्ण तथ्य हैं दोस्तों। तो दोस्तों हमारे प्रश्न यहीं पे समाप्त होते हैं। आज तक मैं 20, 22 या 15 प्रश्न ही लेके आती थी, आज मैंने 30 प्रश्न लिए थे, तो क्लास थोड़ी सी बड़ी भी हो गई है। उम्मीद करेंगे कि आप ज़रूर देखेंगे पूरी क्लास, और मैंने कोशिश की कि आपको महत्वपूर्ण तथ्य बताते हुए चलें। तो कैसी लगी आपको यह क्लास, आप ज़रूर बताएं, और अपना फीडबैक भी ज़रूर दें दोस्तों, क्या सुधार मुझे करना है अपनी क्लास में। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका अंत तक क्लास देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, बाय बाय।